आरएस जंक्शन पर लोक प्रशासन एवं प्रबंधन, जो कि आपकी आरएस की मुख्य परीक्षा के पेपर 3 का एक महत्वपूर्ण अंग है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और हमारा जो पहला टॉपिक था लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति और महत्व, उसकी 2 कक्षाएं हम कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम हमारे शेष बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे। और ये टॉपिक्स क्या है? सरकारी एवं निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का महत्व, इन 2 पर हम बात करेंगे। ये दोनों हमने जो है पहले कवर कर लिया है पहले चैप्टर में, और इन दोनों को और इसे हमने दूसरे चैप्टर में कवर कर लिया था। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सरकारी और निजी प्रशासन क्या है, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, और इसके बाद में हम लोक प्रशासन के महत्व पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पूरी कक्षा के दौरान मैं आपकी समझ को विकसित करने का प्रयास करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप आंसर राइटिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ लिया गया कि सरकारी और निजी प्रशासन से आप क्या समझते हैं, या फिर इनमें दोनों में समानता या अंतर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया, मुख्य परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। और मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, तो अब ऐसे में आपको उत्तर लिखना है, लेकिन समस्या ये है कि जानकारी कुछ नहीं है, तो क्या करें? तो मैं हमेशा कहता हूं कि शब्दों पर ध्यान देना आप सीखिए। 2 शब्द हैं, एक है सरकारी और दूसरा है निजी। प्रशासन को हम समझ ही चुके हैं। प्रशासन के लिए मैंने आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द याद करवाए हैं। पहला है लक्ष्य, ठीक है, दूसरा है लोग या फिर भौतिक संसाधन, ठीक है, और तीसरा है संगठन या क्रियान्वयन। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी गतिविधि है जहां पर प्रशासन नहीं है आज के समय में? तो इनसे हमें प्रशासन की परिभाषा मिल जाती है कि किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों या भौतिक संसाधनों का संगठन या क्रियान्वयन करना ही एक तरह से प्रशासन कहलाता है। बस आपको इतना सा याद कर लेना है, हमेशा आपको प्रशासन अब याद रहने वाला है। अब कोई भी प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो प्रशासन की गतिविधि व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती है, कोई एक अकेला व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है, ठीक है, समूह के स्तर पर हो सकती है कि वहाँ पर जो है एक से ज़्यादा लोग, 2, 3, 5, 10 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, या फिर ये किसी संस्थान के रूप में हो सकती है। अब ये संस्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई बोर्ड हो सकता है, कोई विभाग हो सकता है। तो वैसे तो जब हम बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से काम कौन करता है? सरकारें कभी भी व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करती। तो व्यक्तिगत स्तर पर यदि कोई व्यक्ति किसी संगठन में या कहीं पर भी प्रशासन का काम कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? निजी में। समूह में भी ज़्यादातर छोटे समूह जो हैं वो कहाँ चल जाते हैं? निजी में। लेकिन जब हम किसी बड़े संस्थान, बोर्ड, विभाग या फिर ऐसे समूह की जो लोक सेवा से जुड़े कार्यों में लगा हुआ है, तो वो हमारे यहाँ पर सरकारी प्रशासन के रूप में सामने आ जाता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं, किसी भी अन्य सामूहिक कार्य की भांति प्रशासन सार्वदेशिक है और सरकारी और निजी दोनों संगठनों में होता है। अब आप दोनों ही संगठनों में चले जाइए, दोनों के ही कुछ लक्ष्य हैं, ठीक है। कोई भी संगठन आपके पास में है, चाहे वो सरकार हो सकता है, वो कोई एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है, या हो सकता है वो एक प्राइवेट संस्थान है, या वो हो सकता है कोई सरकारी विभाग है। इनमें आप देखोगे हर एक का गठन जो है किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। मे बी ये कोई मॉनेटरी वित्तीय लक्ष्य हो सकता है, वित्तीय मुनाफा कमाने का, या फिर ये जन कल्याण का माध्यम हो सकता है। दोनों ही जगह लक्ष्य तो है और उनकी पूर्ति के लिए काम करना है। दोनों में ही काम करने वाले कुछ लोग हैं और इनके पास में कुछ भौतिक संसाधन भी हैं। ये वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअल संसाधन हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। और दोनों में ही हमें इनका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ रहा है। तो प्रशासन आज के समय में कोई ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए ही है या फिर निजी क्षेत्र के लिए ही है, दोनों ही जगह पर हमको प्रशासन देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम मूलभूत एक अंतर ढूंढे कि पहला सर एक पंक्ति में अगर कोई पूछे हमसे कि 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, तो सीधा सीधा आपको एक ही उत्तर देना है कि लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना। आप बोलोगे सर राज्य के लक्ष्य, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा राज्य की परिभाषा। जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो हम 4 शब्दों पर ध्यान देते हैं, और ये 4 शब्द क्या हैं? वो हैं एक निश्चित भूभाग, ठीक है। राज्य की परिभाषा में 4 शब्द आते हैं। यूपीएससी ने पिछले साल ही ये प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में। तो भूभाग एक निश्चित होना चाहिए,
उसमें रहने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर एक संप्रभुता होनी चाहिए, मतलब अपने निर्णय खुद लेने का आपको अधिकार होना चाहिए। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वहाँ पर एक सरकार या शासन होना चाहिए। तो ये जो चार चीज़ें हैं, इनमें से ये जो शासन है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही शासन राज्य के संदर्भ में लोक प्रशासन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वहीं पर जब हम निजी प्रशासन की बात करते हैं तो अक्सर जो निजी प्रशासन बनता है, कोई भी निजी संस्थान जब बनता है तो वो कोई न कोई व्यापार करने वाला संगठन होता है। उसका मूलभूत उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, जबकि लोक प्रशासन का उद्देश्य राज्य के लक्ष्य। अब राज्य क्या है, आज के समय में राज्य क्या हो गए, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य कैसे हो गए, जन सेवा या जन कल्याण का काम करना। जन कल्याण करने वाले कल्याणकारी राज्य की जो भी लक्ष्य है उनकी प्राप्ति का काम जो प्रशासन कर रहा है वो लोक प्रशासन है। जबकि निजी प्रशासन क्या है, ऐसा प्रशासन जो किसी व्यापारिक समूह के अंतर्गत काम करता है और उसके लिए जो भी उसके लक्ष्य उद्देश्य उनकी प्राप्ति का काम कर रहा है। तो यहाँ से आपको सरकारी और निजी प्रशासन के बीच में अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैं मानता हूँ हो गया होगा। कमेंट्स बताएंगे आपके कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कोई बदलाव भी चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अब कुछ समानताएं होंगी, क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत वृहद क्षेत्र है तो प्रशासन का ही बंटवारा हमने सरकारी और निजी में कर दिया, तो ऐसे में समानताएं तो होंगी। प्रशासन है तो जैसा कि हमने देखा उद्देश्य, लक्ष्य और संगठन तीनों में होता है, तो ये भी एक तरह की समानता हो गई, ठीक है। और कुछ होंगी विभिन्नताएं, मतलब दोनों में कुछ अंतर भी होंगे। अब वो लक्ष्यों को लेकर के हो सकते हैं, वो उनके कार्य विधि को लेकर के हो सकते हैं, वो संगठन में जो लोगों के जो उनका टेन्योर्स हैं, अवधि है, कालावधि, उनको लेकर के हो सकता है, उनके काम करने के तरीके को लेकर के हो सकता है। तो पहले समानताओं की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ पर ध्यान देना जरूरी होगा कि जब भी आपको 5 नंबर का कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर देते समय एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन करके, और इधर आप उन टॉपिक्स को लिख सकते हैं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, और या यस और नो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। कि जैसे कि बोलते कि लाभ कमाना, कि लोक प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, निजी का उद्देश्य लाभ कमाना है। ये आप अंतर बताते समय इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जब समानता की बात आती है तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। समानता में आपको स्ट्रेट 1 to 1 पॉइंट लिखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जो दोनों में पाए जाते हैं, तो हम टेबल बना करके इनमें विपरीत अंतर नहीं बता सकते। हाँ, प्रश्न को अच्छा आउटपुट देने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि आप प्रभावी लेखन बनाने के लिए, जैसे 5 नंबर में से 3 या 2 तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 4 तक कैसे पहुँचे, तो 4 तक पहुँचने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही जो है उन विद्वानों के बारे में बताना पड़ेगा जो ये अवधारणा मानते हैं। तो 3 नाम आप याद कर लो जो समानता की बात करते हैं। फेयोल, ठीक है, हेनरी फेयोल जिनको बोलते हैं, फोलेट, पार्कर मेरी पी फोलेट, और तीसरा क्या है, उर्विक, ठीक है, एल उर्विक। तो ये 3 नाम आप याद रखिए। और जब हम बात करेंगे अंतर की तो वहाँ पर भी हमको एप्पलबी, जैसे पाल एप्पलबी हो गया, ठीक है, और एक साइमन हो गया, इस तरह से आपको कुछ नाम याद वहाँ पर भी करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो अब बात करते हैं समानताओं की। अब आप खुद सोचिए कि निजी और लोक प्रशासन में क्या समानता है। अब सबसे पहली समानता इनकी संरचना में होती है। तो सबसे पहली समानता क्या है कि दोनों ही क्षेत्रों में जो पदानुक्रम और प्रबंधन प्रणाली वो एक जैसी है। आप खुद देखो, सीईओ जैसा पद है, क्या आपको सीईओ का पद जो है कहीं ना कहीं पर लोक और निजी प्रशासन दोनों में नहीं देखने को मिलता। अब आप देख रहे हैं कि हमारे नगर पालिका बोर्ड्स, जो जिला परिषदें होती हैं, उनमें सीईओ का काम होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो नगर पालिकाएं हैं उनमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में काम कर रहा है। निजी क्षेत्र में तो सीईओ का पद पहले से ही था, अब हमारे निजी लोक प्रशासन में भी आने लग गया। प्रबंधन प्रणाली की बात करें तो उच्च स्तरीय प्रबंधन प्रणाली में हम देख सकते हैं एक बोर्ड होता है, वो बैठ करके अपनी बैठकें करते हैं। तो जैसे बहुत सी लिमिटेड कंपनीज में भी आप इस चीज़ को देखते हो। तो लगभग दोनों में कोई अब ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, सेम टू सेम जो है दोनों का संगठन ढांचा हो चुका है। दोनों में प्रशिक्षण दिया जाता है, दोनों में कुछ टारगेट्स को अपनाने के लिए वरीयता दी जाती है ऐसे अनुभवी लोगों को जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है कॉमन। दूसरी चीज़ है कि
कार्मिक प्रबंध के क्षेत्र में भी लोक प्रशासन का निजी प्रशासन पर काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो जो पद्धतियाँ हमारे यहाँ पर वर्तमान में लोक प्रशासन में कार्मिक प्रबंध में अपनाई गई है, रिक्रूटमेंट से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, और उनकी सैलरीज, बाकी सब चीज़ों पर, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, तो वो आजकल हमें निजी प्रशासन पर भी देखने को मिल रही है। इसके बाद में सेवा देने का काम, पहले हम बोलते थे कि सरकारी क्षेत्र का ही काम है कि वो सेवा देगा, लेकिन आप खुद देखिए कि आप आज जब किसी भी एक प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, किसी भी संस्थान में, तो आपको वहाँ पर आज प्राइवेट जो निजी क्षेत्र है उससे भी बेहतर सर्विसेज मिल रही है। उदाहरण के लिए इंटरनेट की हम बात करें, कोई समय था जब बीएसएनएल एकमात्र जो है सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन बीएसएनएल उतनी बेहतर सेवाएं नहीं दे पाया जितनी आज हमको एयरटेल और इसके अलावा जितने भी मार्केट में प्लेयर्स हैं उनके द्वारा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक की संतुष्टि पर आज दोनों ही क्षेत्र काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि जो चार्जेस है या जो पैसा है, अब सरकारी सेवाएं भी इतनी मुफ्त नहीं रह गई है, हर सरकारी सेवा के लिए आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इसी तरह से सरकारी और निजी प्रशासन दोनों की जो सामान्य तकनीकी और प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि फाइलिंग सिस्टम हो गया या अप्रूवल्स लेना और इस तरह के जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे आज कॉमन हो चुके हैं, दोनों में एक जैसे हैं। निजी प्रशासन के लिए प्रचलित लाभ अर्जन का सिद्धांत सरकारी क्षेत्रों में भी हो रहा है। अब आप देखिए, कोई भी सरकारी जो विभाग है, पहले जहां केवल और केवल जनता के भले के लिए काम कर रहे थे, वहीं पर अब उनमें भी आप देखेंगे कि सरकारी जो निजी क्षेत्र की तरह लाभ अर्जन का काम हमको देखने को मिल रहा है। उनको मुनाफे योग्य बनाया जा रहा है। उनमें जो घाटा है, जैसे बिजली विभाग को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उसको जो है मुनाफे योग्य बनाया जाए। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जहां एक कॉस्ट है, वहां पर अब निजी प्रशासन की तरह ही सरकारी प्रशासन भी लाभ कमाने का काम कर रहा है। इसी तरह सरकारी संस्थाओं में जो नियम कायदे कानून हुआ करते थे, वो अब प्राइवेट सेक्टर में भी है। जैसे कि अब जैसा मैंने आपको बताया, संचार के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके निजी क्षेत्रों पर, सरकारी क्षेत्रों पर थे, वो आज निजी क्षेत्रों पर भी लागू हो रहे हैं। तो ये 4 से 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। 5 नंबर का प्रश्न, 5 बिंदु कम से कम आप याद रखिए। अब ये कोई बहुत कठिन नहीं है कि आप इनको याद नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान रखिए, सर्विस का दायरा क्या है, कार्मिक प्रबंधन कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो तकनीकी प्रयोग की जा रही है वो कैसी है, जो सरकारी जो नियंत्रण है वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर ये आपने याद कर ली तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। फिर बारी आती है विभिन्नता की। विभिन्नता के लिए पीटर एफ ड्रकर, हर्बर्ट ए साइमन, जॉन गॉस और पाल एप्लबी जैसे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब नाम याद नहीं होते हैं तो बार बार रिवीजन कीजिए, यही एकमात्र इसका जो है सॉल्यूशन माना जा सकता है। अब विभिन्नताएं बताने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, 1 2 ही नहीं, 5 7 9 आप विभिन्नताएं बता सकते हैं। तो इनके लिए कुछ शब्द आप याद कर लीजिए। जैसे कि पहला शब्द मैं आपको बताऊं तो आप याद कर सकते हैं कुशलता। कुशलता की बात करें तो जो काम की इफेक्टिवनेस है, कुशलता की बात करते हैं जब हम, तो वो आती है आपके निजी प्रशासन में। क्योंकि निजी प्रशासन में एक व्यक्ति का नियंत्रण है, वहाँ पर सर्वे सर्वा वही होता है और वो चाहता है कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आए, और वो तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों से लिया जाएगा। तो कुशलता अपने आप आ जाती है। लोक प्रशासन में सरकारी महकमा होने की वजह से व्यक्तिगत जो है प्रयास नहीं किए जाते प्रबंधन के द्वारा, और इसीलिए वहाँ पर कुशलता थोड़ी कम होती है। दूसरी है कार्य की व्यापकता, ठीक है। तो लोक प्रशासन को बहुत से काम करने पड़ते हैं, उसका कोई टारगेटेड वर्क नहीं होता। अब एज एन एसडीएम आप कोई ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू कलेक्शन का ही काम कर रहे हैं या फिर केवल लैंड प्रॉब्लम्स का ही देख रहे हैं, आपको और भी काम करने पड़ते हैं। चुनाव जैसी प्रक्रियाएं आ जाती है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, लोगों तक सर्विस डिलीवरी करना, पब्लिक हियरिंग करना, इस तरह के बहुत से काम हैं। निजी प्रशासन में क्या होता है, जिस पद पर आप हैं आपको उसी से जुड़े काम करने होते हैं। हर एक विभाग अलग होता है, सेक्टर अलग होता है, वो उन्हीं कामों को कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी एक अंतर हो गया। फिर है प्रशासन और वित्त में अंतर। तो आप देखो कि हमारा जो सरकारी विभाग है उनमें आप देखो कि वित्त का काम कौन कर रहा है, विधायिका। आपको जो बजट दिए जाते हैं वो हर साल बजट कौन जारी करता है, हमारी विधायिका, विधानसभा के द्वारा और हमारी संसद के द्वारा बजट दिया जाता है। जबकि प्रशासन में दूसरे अधिकारी हैं, ठीक है, वे अपने अपने विभागों के काम कर रहे हैं। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं है। निजी प्रशासन में ज़रूरत के हिसाब से वित्त देने का काम भी प्रशासक ही करते हैं। जो सीईओज हैं और जो वही जो है हेड है एक तरह से फाइनेंस कमेटीज़ के, और वही सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सारे बिल्स फाइनली पास किए जा रहे हैं।
तो ऐसे में वहाँ पर अलगाव कम है प्रशासन और वित्त में। ठीक है, फिर आता है एकाधिकार की बात। तो लोक प्रशासन में क्या होता है, सरकार का एकाधिकार होता है। अब आप देख लीजिए जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं वहाँ पर केवल सरकार ही काम करे, लेकिन निजी क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। अकेली वो कंपनी नहीं है, और भी कंपनी है। अब जैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में केवल और केवल आपका परमाणु विभाग है। ठीक है, हालांकि इस चीज़ में भी बदलाव हो रहा है, जैसे कि आज जितना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर के लिए पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है, उसके बाद दूरियां कम हो रही है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे विभाग हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर पब्लिक सेक्टर की तरह प्रतिस्पर्धा, प्राइवेट सेक्टर की तरह प्रतिस्पर्धा कम है, क्योंकि एक अकेला विभाग है। कार्मिकों के कार्यकाल की बात करें तो निजी क्षेत्र में कार्यकाल कम सुरक्षित होता है, इसलिए लोग अक्सर एक के बाद दूसरा विभाग बदलते रहते हैं, लोगों को फायर कर दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, थोड़े नियम कानून इतने कड़े हैं कि लोगों से अक्सर उनका कल्याण की बात की जाती है, उनका नुकसान करने की बात नहीं की जाती है। और अगर व्यक्ति काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसको हटाना इतना सरल नहीं होता है। लोक प्रशासन सार्वजनिक प्रकृति का है, उसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण करना। लेकिन निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। ये हमने पहले भी बात कर ली। लोक प्रशासन कानूनी नियम के अनुसार संचालित होता है, निजी प्रशासन में आप नियम बदल सकते हैं। तो लोक प्रशासन में क्या है, जो अब किसी के खिलाफ एक्शन लेना है या फिर कोई भी आपको काम करना है तो आपको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होता है, जो कब किसी भी एक्ट या नियमों के अंतर्गत आता है। निजी क्षेत्र में क्या है, आपको अब मान लीजिए कि लोक प्रशासन में आपकी 5,000 रुपये की लिमिट है एक अधिकारी की, तो वो उतना ही खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा के लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। निजी क्षेत्र में क्या है, कंपनी का मालिक है, उसको लगता है नहीं 50,000 की जरूरत है, तो वो तुरंत उसको खर्च करने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आने वाले समय में इससे कितना मुनाफा हो सकता है। तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी आप नियम बदल सकते हो। लोक प्रशासन पर राजनीतिक दायरे होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। अब आप एज एन SDM या एज ए कलेक्टर आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या है कि राजनीतिक अड़ंगों का भी सामना करना पड़ता है, उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। भले ही नियम कितने भी कड़े हो, लेकिन आपको व्यावहारिक स्तर पर उस दबाव को झेलना पड़ता है। लेकिन निजी प्रशासन पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, उनको जो है अपना काम अपने स्तर पर करना होता है, और इसीलिए उनका आउटपुट भी बेहतर हो पाता है। लोक प्रशासन को व्यवहार में समान रहना पड़ता है, जबकि निजी प्रशासन भेदभाव करता है। बिल्कुल, निजी प्रशासन में आप देखो, सरकारी प्रशासन में क्या होता है कि अब रेलवे स्टेशन सबके लिए ओपन है, वहाँ पर जो भी आएगा उनको उस हिसाब से प्रायोरिटीज दी जाएगी। लेकिन अब निजी प्रशासन आप देखेंगे जाकर, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उन्हीं लोगों को एंट्रीज दी जाएगी जो पेमेंट्स कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ बेटर मिलेगी, क्लासिफिकेशन वहाँ पर होगा। तो वही चीज़ है, लोक प्रशासन में आपको समानता दिखेगी, निजी प्रशासन में भेदभाव होता है। लोक प्रशासन की जो चीज़ें हैं वो आज RTI एक्ट और बाकी चीज़ों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन निजी प्रशासन की गोपनीयता है, उनके कार्य करने के तरीके से लेकर के और उनकी सैलरीज या जो भी उनके काम है, वहाँ पर क्या मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ये सब चीज़ें आप नहीं देख सकते। लेकिन लोक प्रशासन में संगठन है, समूह है, तो उनको पूरा का पूरा ये मौका रहता है। ठीक है, तो ये हो गई दोनों में विभिन्नताएं। फाइनली अब हम बात करते हैं प्रशासन के महत्व की, कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो दोस्तों, हम रह रहे हैं एक लोक कल्याणकारी राज्य में, और लोक कल्याणकारी राज्य में तो प्रशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि आप मान के चलो आदमी की आज के समय में जो जन्म से मरने तक की गतिविधियां हैं वो सारी हमको कौन दे रहा है, राज्य दे रहा है। जन आधार कार्ड जो है उसके माध्यम से आपके सारे काम होते हैं। ठीक है, आपका मूल निवास बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, EWS बनवाना है, आपके सरकारी काम करवाने हैं, नौकरी लगना है, बाकी आगे आपकी सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो सारे कौन दे रहा है आपको। यहाँ पर सारे के सारे काम कौन कर रहा है, राज्य की एजेंसियाँ। तो ऐसे में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। फिर जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना दोस्तों, तो लोकतंत्र की सफलता किस बात पर सुनिश्चित होती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका प्रशासन कैसा काम कर रहा है। अगर प्रशासन जो है वो व्यक्तिगत हितों पर काम कर रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र को आप सफल नहीं मान सकते। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और प्रशासन पर उनका नियंत्रण होता है, तो ऐसे में उनकी जो डिमांड्स है, जनता ने जिस आधार पर उनको चुनकर भेजा है, उनको पूरा करने के लिए वो प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करते हैं, और यहीं पर लोक प्रशासन भी एक तरह से कल्याणकारी राज्य की भूमिका में आ जाता है। तो कानून का शासन निश्चित करने, सभी नागरिकों से एक जैसा व्यवहार करने और सेवाएं प्रदान करने में ये आवश्यक है। हालांकि हम देखते हैं कि व्यवहारिक स्तर पर ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी महत्व तो है, क्योंकि आज भी अगर हम पहले से बात करें कि जब हम गुलाम थे और आज हम आज़ाद हो गए, तो दोनों में परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। गुलामी के समय का जो जीवन था वो काफ़ी कठिन था, लोगों के लिए सुविधाएं लेना इतना सिंपल नहीं था, लेकिन आज हमें
सरकारी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि लोक प्रशासन काम कर रहा है। इसी तरह से राज्यों के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी सीमाओं को अक्षुण्ण और अखंड बनाए रखें, और लोक प्रशासन शांति व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और आर्थिक ढांचा बनाने के लिए जरूरी भी है। अगर मान लीजिए हमारा आर्थिक ढांचा फेल हो गया तो ऐसे में राज्य बिखरने में कितना समय लगेगा? अशांति, दंगे, विद्रोह, बाहरी आक्रमण, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो ये लोक प्रशासन ही तो है जो इन चीजों को बनाए रखने का लगातार काम करता है। विकासशील देशों की बात करें तो लोक प्रशासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर आपको टारगेटेड डिलीवरी करनी होती है समाज के वंचित वर्ग को, और वंचित वर्ग के लिए काम करने की जिम्मेदारी है लोक प्रशासन की। तो आईएएस कलेक्टर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको लगातार ट्रेनिंग में ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे जनता के प्रति और अधिक संवेदनशील बने। तो यहाँ पर भी लोक प्रशासन का महत्व है। जितने भी हमारे सामुदायिक विकास, गरीबी निवारण, रोजगार गारंटी परियोजना और बाकी जो कार्यान्वित होने वाले कार्य हैं उनको भी लोक प्रशासन ही लागू कर रहा है। ठीक है। और बाद में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जैसा देश जो विविधतापूर्ण है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग लोग, अलग अलग बोलियां, वेशभूषा, पहनावा, तो वहाँ पर अखंडता बनाए रखने के लिए हमारी यही लोक प्रशासन की मशीनरी काम कर रही है जो केंद्रीय स्तर पर चुनी जाती है लेकिन राज्यों में भेजी जाती है। तो यह है लोक प्रशासन का महत्व। मैंने कुछ ऐसी पंक्तियां यहाँ पर चुनी है दोस्तों जो आपके उत्तर को प्रभावशाली बनाए। आप शब्दों को देख सकते हैं, शब्दों का चयन ही ऐसा किया जाए ताकि हमारा प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली प्रभावशाली हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा कर ली है। अगली कक्षा से हम और जो इसके मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें आपके आते हैं कुछ और मुद्दे जिन पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम अगली क्लास में किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आप भी अपने स्तर पर इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए जहाँ से भी आपको मिल रहा है। तो हमारी अगली जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनने योग्य जो है टॉपिक है कि विकसित देशों में तो लोक प्रशासन के क्या काम है, विकासशील देशों में इनका क्या काम है और इसका विकास आगे कैसे हुआ उस पर हम बात करेंगे। लोक प्रशासन के विकास को लेकर के नवीन लोक प्रशासन जो एक नई संकल्पना है उस पर हम बात करेंगे, और लोक प्रशासन के प्रति जो अधिगम आज के समय में अभिगम हमारे हैं, ठीक है, जो अप्रोचेज आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी में ले रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये पहला टॉपिक हमारा है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, RS जंक्शन नाम से ऐप है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर RS के लिए आपके लिए और भी मटेरियल है बहुत ही कम दामों पर। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन बहुत ही कम दामों पर और भी मटेरियल आपको अवेलेबल कराया गया, तो उसका आप लाभ वहाँ पर ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।